गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वाइजनलिट एजुकेशन के इस चैनल में मैं प्रणव मेहता आपका स्वागत करता हूं। अकाउंटिंग जो कि 12th या फर्स्ट ईयर बीकॉम में है या सीए कर रहे हैं या फिर 12th में गुजराती या हिंदी मीडियम में और बाद में इंग्लिश मीडियम में जाना चाहते हैं, या फिर गुजराती या हिंदी मीडियम में जिसने 12th तक किया और अभी इंग्लिश मीडियम में सीए करने चाहते, मतलब सीए जो इंग्लिश मीडियम में होता है तो वो करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी। और इसमें मैं तीनों मीडियम से, इंग्लिश, हिंदी और गुजराती तीनों मीडियम से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि जो भी स्टार्टिंग में जो भी हिंदी या गुजराती मीडियम में पढ़े होंगे, मैं इंग्लिश वर्ड्स का पता चलेगा, और इंग्लिश वर्ड्स का जो चीज़ आप पढ़ चुके होंगे शायद वही चीज़ आपका रिपीट होगा, लेकिन वो हिंदी और गुजराती में से इंग्लिश में पता चलेगा। तो इंग्लिश वर्ड्स को कैसे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे वो भी पता चलेगा। और जो अभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, ये डायरेक्टली 11th या 12th में या फर्स्ट ईयर में, कोई भी जगह पे फर्स्ट ईयर में, तो अभी हम सीख रहे हैं अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप। अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप जो है अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, उसके बाद हमें उसके फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं वो सीखना है। तो उसके फाइनल अकाउंट्स जो अगर आप सीखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेड अकाउंट है एंड बैलेंस शीट है, तो वो तीनों सीख लोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड का पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन से इंग्लिश वर्ड्स यूज होते हैं। और इसके जो भी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट मतलब कि हवाला, या फिर हिंदी में बोले तो समायोजन, गुजराती में बोले तो हवाला, वो भी आपको पता चल जाएगा। और ये कैसे काम करता है वो भी पता चल जाएगा। तो ये मेरा इसमें दूसरा वीडियो है। इसके पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया था, अभी ये दूसरा वीडियो है। तो दूसरा वीडियो अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप का जो है उसमें मैंने थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। अभी मैं बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो है, तो पार्टनरशिप जो है तो पार्टनर एक दूसरे के बीच में कैसे कनेक्टेड है, या उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है फाइनेंशियल, या यहाँ पे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात हो रही है, तो फाइनेंशियल उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो दोनों किस हिसाब से अपना काम करते हैं, वो प्रॉफिट या लॉस जो है वो किस हिसाब से लेके जाएंगे, वो सब हम बात करेंगे। और उसके बारे में हमारे नॉर्मली 6 रूल हैं, तो वो 6 रूल के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादातर इन दोनों के बीच के जितने भी एडजस्टमेंट होंगे, जितने भी हवाले या समायोजन होंगे, तो वो सब यहाँ पे अगर इसके रूल्स को समझ लिया तो उसके रिलेटेड जितने भी समायोजन, हवाला या एडजस्टमेंट होंगे वो आपको समझ में आ जाएंगे। बहुत ही आसान है, प्रैक्टिकल है एकदम। तो हम प्रैक्टिकल तरीके से ही समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने दोनों वर्ड, मतलब यहाँ पे गुजराती या हिंदी में लिखा है और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। तो 6 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कैपिटल। अगर दो पार्टनर एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में या साझेदारी में या भागीदारी में मतलब जुड़ना चाहते हैं, तो वो दो पार्टनर है, वो दोनों को कितना कैपिटल लाना होगा। तो यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशन है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का जो डीड होता है वो डीड बनाया है या नहीं बनाया है, बराबर। अगर बनाया है तो क्या, और अगर नहीं बनाया है तो क्या। तो हम यहाँ पे ये जो 6 रूल की बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में ये 6 रूल को ध्यान में लिया जाता है। इस 6 चीज़ों के बारे में हमें उसमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है। अगर नहीं बनाया है तो ये 6 चीज़ों के बारे में क्या कैलकुलेशन किया जाएगा वो हमें, अगर उसके बारे में वहाँ पे डिस्कस ही नहीं हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसके बारे में कोई पॉइंट लिखा ही नहीं है, उसके बारे में कोई मतलब प्रिवेंशन, मतलब जो प्रावधान किया ही नहीं है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में अंदर, तो हम क्या करेंगे। तो भी उसका भी हमें रूल समझना होगा कि अगर ए एंड बी है, वो दोनों एक दूसरे के साथ पार्टनर के तौर पे जुड़ना चाहते हैं, और ये पार्टनरशिप फर्म जो है, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स तो चाहिए, वो तो आप सबको पता है। दोनों जो, अगर 2 पार्टनर की हम बात करें और दोनों को मिला के टोटल हमें 12 लाख रुपीस की जरूरत है, कुल टोटल कैपिटल की, टोटल पूंजी, टोटल मूड़ी की जरूरत है, 12 लाख रुपीस के फंड की जरूरत है। तो वो दोनों को कितना कितना लाना पड़ेगा या कितना कितना वो लेके आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि 12 लाख है तो दोनों को 6 लाख कैपिटल लाना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। हो सकता है
ए जो है उसके पास पैसा ज्यादा है और बी जो है उसके पास स्किल्स ज्यादा है, या मैनेजमेंट अच्छे से वो करता है, या उसके पास वो जो टाइप का बिजनेस है उसके अंदर जो भी स्किल्स की जरूरत होती है वो यहाँ पे काम करता है, या ऐसा हो सकता है ए जो है वो वर्किंग पार्टनर नहीं, ओनली फाइनेंशियल पार्टनर है, वो केवल पैसा देगा, और बी जो है वो मतलब ओनली वर्किंग पार्टनर है, वो खाली काम करेगा, वो पैसा नहीं देगा। तो ये ए एंड बी जो है अपना कैपिटल कितना लाएगा उसके बारे में कोई रूल है? तो इसके बारे में ऐसा कोई रूल नहीं है कि दोनों को सेम सेम कैपिटल लाना पड़ेगा। हाँ, अगर डीड बनाया है और उसमें ऐसा उसका जो प्रिवेंशन किया है, क्या बोलते हैं उसको, जोगवाई प्रावधान किया है, तो उसके बारे में देख सकते हैं कि भाई दोनों को जितना भी जो भविष्य में जितनी भी जरूरत पड़ेगी कैपिटल की, दोनों को आधा आधा लाना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो बात अलग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो इसमें जरूरी नहीं है कि उसको सेम लाना पड़ेगा। तो ये बात हो गई कैपिटल की। अगर समझ लो कि ये 12 लाख है और इसमें से ये 8 लाख लाता है और ये लाता है 4 लाख, तो एक बात हो गई ये कैपिटल की। तो पहला पॉइंट हो गया कैपिटल, ये सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा पॉइंट, हम यहाँ पे समझते हैं रेशियो या प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, या लाभ हानि का प्रमाण, या लाभ हानि का उन दोनों साझेदारों का हिस्सा, या फिर नफा नुकसान नो प्रमाण। तो ये जो है, तो ये कैपिटल जो ला रहे हैं वो उसके लाभ हानि या रेशियो और प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट और लॉस में इफेक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हैं कि जो भी उसका कैपिटल लाएगी उस हिसाब से उसको प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा मिलेगा, या भाग मिलेगा, या प्रमाण मिलेगा, उसमें उसका पार्ट इतना है। हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि ये वर्किंग पार्टनर है, इसने 12 का 12 लाख ये ए लाया है और बी वर्किंग पार्टनर है, मतलब उसने कुछ नहीं लाया, तो क्या उसको प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा अगर बनाना है, अगर दोनों कैपिटल ला रहे हैं तो ऐसा बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो जितना कैपिटल है उतना ही हम बनाए। इसको हो सकता है ये 8 और 4 है तो हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ पे 1:2 भी उसका प्रॉफिट और लॉस दे सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा काम अगर कर रहा है, भले कैपिटल कम लाया लेकिन ज्यादा काम कर रहा है, तो वो ज्यादा प्रोपोर्शन ले सकता है, प्रॉफिट ज्यादा ले सकता है। लेकिन ज्यादा प्रॉफिट लेने को वो केवल कैपिटल से रिलेटेड नहीं है, उसका जो काम कर रहा है उसका रिस्क भी उसमें फैक्टर करता है। तो वो केवल 4 लाख का ही रिस्क नहीं ले रहा है, उसके साथ साथ वो जो टाइम दे रहा है, वो अपना लाइफ का टाइम दे रहा है, वो भी उसको इफेक्ट कर रहा है, तो वो ज्यादा प्रोपोर्शन भी ले सकता है ना। तो वो पूरा हम उसके डीड में या कॉन्ट्रैक्ट में उसमें लिख सकते हैं कि इसका कैपिटल वो इतना लाएगा और उसका प्रॉफिट एंड लॉस में रेशियो इतना रहेगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। लेकिन नहीं लिखा है तो इसमें कोई जरूरी नहीं है लिखना, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें अगर नहीं लिखा है तो दोनों का प्रोपोर्शन इक्वल रहेगा, तो हम यहाँ पे याद रखेंगे इक्वल। क्या याद रखेंगे? इक्वल मतलब अगर तो 2 पार्टनर है तो 1:1, 3 पार्टनर है तो 1:1:1, इसी प्रकार आगे जाएंगे। थर्ड टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट ड्रॉइंग, यहाँ पे क्या होता है कि इन्होंने 8 लाख रुपीज लाए और ये 4 लाख रुपीज लाए। हो सकता है वो अपने बैंक अकाउंट में उसने फिक्स डिपॉजिट 8 लाख का करवाया होगा, उसमें से वो फिक्स डिपॉजिट तोड़वा दिया और अपने इस धंधे में 8 लाख रुपीज लाए, और उसको 8 लाख का फी वहां पे अगर धंधे में अगर वो रखता तो उसको 6% उसको ब्याज मिल रहा था, जबकि वो यहाँ पे ला रहे हैं तो इसको यहाँ पे क्या कुछ नहीं मिल सकता? जितना कैपिटल है उसने बैंक में रखा था तो फिक्स डिपॉजिट के तौर पे उसको 6%, समझ ले रहे, 6%, 5 भी हो सकता है, अभी तो 4.5 हो गया है या उससे भी कम हो जाएगा, तो समझ लो 4.5% या 4% वो ब्याज बैंक में से उसको मिल रहा था फिक्स डिपॉजिट के तौर पे। तो यहाँ पे क्या धंधे में पैसा डाला इसलिए उसको वो पैसा नहीं मिलना चाहिए, वो ब्याज नहीं मिलना चाहिए? तो बिल्कुल मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखना जरूरी है कि इंटरेस्ट वो जो कैपिटल धंधे में ला रहे हैं, क्योंकि वो जो पार्टनर है वो अलग है, और पार्टनरशिप फॉर्म अगर हम नाम दे देते ए बी तो पार्टनरशिप फॉर्म अलग है। अगर ए पार्टनर ने ए बी को 8 लाख रुपया दिया, बी
पार्टनर ने एबी को 4 लाख रुपीज दिया। अभी एबी का जैसे बैंक यहाँ पे उसको 4% उसको ब्याज दे रहा था, इसी प्रकार एबी का भी फर्ज बनता है कि ए और बी को उसके जो कैपिटल उसने धंधे में डाली है उसका ब्याज उसको देना है। अगर आप उसके एबी की जगह पे आप उसका काम कर रहे हो, आप एबी के अकाउंटेंट हो, तो आपको दोनों पार्टनर्स को समझाना चाहिए कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम लगा सकते हैं और नॉर्मली वो जो मार्केट में रेट चलता है उतना इंटरेस्ट हम रख सकते हैं, उससे थोड़ा कम ज्यादा भी रख सकते हैं। समझ लो कि उसने 4% का उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने कॉन्ट्रैक्ट में बनाया ना हो और बाद में ये मांगे कि भाई मेरे को तो मैंने ज्यादा पैसा डाला है तो मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, ब्याज मतलब पूंजी पे ब्याज चाहिए, मूड़ी पर ब्याज जो है, तो क्या उसको मिलेगा? नहीं भाई, तो नहीं मिलेगा। अगर डीड में नहीं लिखा है तो बाद में नहीं मिल सकता भाई। डीड में नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, डीड नहीं बनाया और बाद में 1 साल बाद आप बोलो कि भाई मेरे को इंटरेस्ट दो, तो ऐसे नहीं होगा। आपने डीड बनाया होना चाहिए और डीड में ऐसा उसका प्रावधान किया होना चाहिए, जोगवाई की होनी चाहिए। तो इसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर लें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मतलब वो जो धंधे में से ये तो 8 लाख रुपए धंधे में लाए और हर महीने वो 50,000 धंधे में से निकालता जाए। यहाँ पे तो वो 4% वो ब्याज ले रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बोले, अभी वो बोले कि वो तो मैंने 8 लाख डाला था, अभी मैंने आहरण किया, मैंने उपाड़ किया, मैंने ड्रॉइंग्स किया, मैंने विड्रॉ किया, तो क्या 8 लाख में से समझ लो कि इसने समझ लो कि पूरा साल में 6 लाख का विड्रॉ कर लिया और विड्रॉ की कैलकुलेशन हम अलग करते हैं और इसने कुछ भी विड्रॉ नहीं किया, तो इसको 8 लाख का 4% उसको मिल गया 3,200, 8 चौक 32,000, और इसको मिल गया 16,000 ब्याज, तो दोनों को मिल गया। अभी वो उसमें से 6 लाख तो उठा के ले गया, तो तब 2 लाख उसका बचा था, तो उसको ब्याज 32,000 पे देना चाहिए, 2 लाख पे देना चाहिए, 8 लाख पे मिलना चाहिए, 2 लाख पे मिलना चाहिए। तो हम उसको तो 6 लाख तो वो उठा के ले, ये तो 4 लाख उठा के नहीं, उसने तो 16,000 लिया है, उसको वो रीजनेबल है क्योंकि उस घर पे पैसा नहीं लेके गया है। लेकिन यहाँ पे वो जो 6 लाख उठा के ले गया है, बराबर, ये तो कुछ उठा के नहीं ले गया है, उसमें से ड्राइंग्स उसने नहीं किया, उपाड़ नहीं किया है, आयरन नहीं किया है, तो उसको तो ये सही है। लेकिन ये 6 लाख जो उसने किया है, उस जैसे ए ने ए बी को पैसा दिया तो ए बी उसका इंटरेस्ट दे रही है, इसी तरह ए बी ने ए को पैसा दिया। जो विड्रॉवल से वो पार्टनर्स ने फर्म के पास से पैसा लिया है, फर्म के पास से उसने एक प्रकार का लोन समझ सकते हो कि फर्म, लेकिन यहाँ पे लोन वर्ड का पूरा अलग मीनिंग होता है, तो उसको हम अलग से समझेंगे, हम ड्राइंग्स ही बोलेंगे इसको, या विड्रॉवल्स बोलेंगे, ऊपर या आहरण बोलेंगे, तो उसके ऊपर उसको ब्याज लेना चाहिए। और हम भाई ये ए बी जो है वो भाई धंधा करे, वो प्रॉफिट कमाना चाहती है, तो हम अगर वो आहरण पे ब्याज लेता है तो पूंजी पे ब्याज अगर 4% है, कैपिटल पे ब्याज अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 4% है, तो आहरण पे ब्याज 4 या उससे अधिक रखना चाहिए, तब जाके ये फर्म को फायदा होगा, नहीं तो ये फर्म तो डूब जाएगी। क्योंकि वही मालिक जो है उसका, वही पार्टनर जो है, ये दोनों मालिक है, पार्टनर है मतलब मालिक है, तो वही मालिक अपने ही धंधे को डुबा रहे हैं, कि वो उसमें से पैसा तो ले जा रहे हैं, है ना, मतलब उसका ब्याज तो ले रहे लेकिन ब्याज दे नहीं रहे, जो पैसा ले रहे उसका ब्याज दे नहीं रहे, तो ये तो भाई नुकसान है, या कम दे रहे तो भी नुकसान है। तो नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से सेम या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, और वो चीज भी कॉन्ट्रैक्ट में जब बनाए तब लिखनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं मिल सकता। अगर नहीं लिखा है तो उसकी कैलकुलेशन बात ही नहीं करने का। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसकी हम अगर नहीं भी लिखा है तो भी बात कर सकते हैं, और वो हम कर रहे हैं पॉइंट नंबर 4। तो ये हो गई, अभी तक हम बात कर रहे थे वो उसने जो कैपिटल के तौर पे धंधे को जो पैसा दिया है 8 लाख और 4 लाख, उसकी बात कर रहे थे। लेकिन बाद में धंधे को पैसे की जरूरत पड़ जाए, तब
अगर वो मतलब धंधा बोले उन दोनों को, या वो दोनों मैनेजमेंट में है, तो धंधे में जो अकाउंटेंट है वो बोल रहे हैं कि भाई अभी इसमें अगर धंधे को और आगे बढ़ाना है तो देखो और पैसे की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा यहाँ पे बोले कि भाई दोनों और कैपिटल लाओ, तो और जो कैपिटल लाएंगे उसके ऊपर भी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर के हिसाब से जो भी काम कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा उसी हिसाब से होगा, नहीं तो ब्याज होगा तो गिना जाएगा और नहीं लिखा है तो नहीं गिना जाएगा। लेकिन अगर ये बोले कि भाई मैं अभी कैपिटल के तौर पे पैसा नहीं देने वाला, कैपिटल के तौर पे अगर मैं जो भी पैसा देता हूँ वो तो मेरा रिस्क हो जाएगा, लाभ होगा प्रॉफिट होगा तो मुझे लाभ मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा नुकसान होगा तो मेरे को नुकसान भी सहन करना पड़ेगा, ये तो मेरा रिस्क हो जाएगा। हाँ, मैं धंधे को लोन दे सकता हूँ, लोन के तौर पे दूंगा, उसमें मुझे रिस्क नहीं है। रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें वो पैसा जब भी ये धंधा बंद होता है तो पहले उसका लोन चुकाया जाता है, और लोन चुकाने के बाद फिर भी अगर पैसा बच जाता है तो जाके ये पार्टनर्स को उसके कैपिटल के प्रोपोर्शन में मिलता है। लास्ट में जो मिलता है वो कैपिटल के प्रोपोर्शन में मिलता है। तो पहले उसको उसकी लोन को चुकाया जाता है। जो लोन बोरोस फ्रॉम पार्टनर्स, मतलब ये जो हमारा बिजनेस है वो पार्टनर्स के पास से जो लोन बोरो करती है उसको पहले चुकाया जाता है लोन की अमाउंट, उसके बाद ही उसकी कैपिटल की रकम चुकाई जाती है, वो भी कैपिटल के प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पे लो बोल रहा है कि भाई मैं लोन दूंगा और लोन के तौर पे दूंगा, तो उसने लोन के तौर पे समझ लो कि इसने दे दिया 2 लाख और इसने दे दिया 4। अभी क्या होगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट गिना जाएगा। हाँ, इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट गिनना है वो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखना चाहिए कि इसके ऊपर 6%, 5%, 2%, 8% हो सकता है। कैपिटल पे वो परसेंटेज कम हो, ये लोन के ऊपर परसेंटेज ज़्यादा हो, क्योंकि कैपिटल के ऊपर उसका रिस्क भी शामिल है, इसमें रिस्क शामिल नहीं है, तो ब्याज कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑफ लोन बोरोस फ्रॉम पार्टनर, मतलब साझेदार के पास से ली हुई लोन पे जो ब्याज लेना है उसका रेट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखना चाहिए। लेकिन अगर नहीं लिखा है तो क्या ब्याज नहीं लेना है ना? यहाँ पे ये बाय पार्टनर नहीं है, अभी यहाँ पे वो लेंडर है, लोन देने वाला है, इसलिए यहाँ पे उसका जो उसके कानून में लिखा गया है कि यहाँ पे उसको 6% ब्याज मिलेगा। अगर नहीं भी लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में तो भी उसको 6% ब्याज मिलेगा और मिलेगा। वो 6% आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन कब? जब पार्टनर्स ने धंधे को लोन दिए तब, धंधे ने पार्टनर्स को लोन दिए तब नहीं। अगर यहाँ पे नीचे लिखा लेंड तो पार्टनर्स, उसको दी हुई लोन, भागीदार साझेदार को दी हुई लोन, उसके ऊपर धंधा कोई ब्याज नहीं ले सकता अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तो। हाँ, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि धंधे ने अगर पार्टनर्स को लोन दिए उसके ऊपर 2% या 5% ब्याज लेना है तो वो ले सकते हैं। लेकिन धंधे में नहीं लिखा है तो उसको भी कैलकुलेट हम नहीं करेंगे, उसको ध्यान में नहीं लेंगे, मतलब नहीं लेना है ब्याज। सैलरी, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन, जैसे मैंने समझा कि भाई ये काम तो मतलब पूंजी तो कम ला रहा है, लेकिन ये वर्किंग पार्टनर है, वो काम ज़्यादा कर रहा है, तो वो काम ज़्यादा कर रहा है तो यहाँ पे वैसे भी कैलकुलेशन हो भी गया है। अगर नहीं भी होता, दोनों सेम का कैपिटल लाते, दोनों का प्रोपोर्शन भी सेम रहता, फिर भी वो काम कर रहा है और बोल रहा है बाद में साल खत्म होने के बाद भी भाई मेरे को सैलरी इतनी दो, इतना मैंने काम किया है, इतना बोनस मिलना चाहिए, मैंने जो इतना सेल्स किया उसका कमीशन मुझे दो, मैंने जो यहाँ पे मुझे जो तकलीफ हुई है कुछ यहाँ पे उसका रिम्यूनरेशन दो। या तो सैलरी बोनस, मतलब सैलरी मतलब पगार या वेतन बोलते हैं हिंदी में, तो उसको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखना चाहिए। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तो ये चारों चीजें नहीं दे सकते हम पार्टनर्स को, मतलब देना नहीं है हमें, धंधा पार्टनर्स को नहीं देगा अगर इसमें नहीं लिखा है। तो लिखना जरूरी है, ये सब चीज उसमें बतानी पड़ती है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में अगर नहीं बताते तो मुश्किल में पड़ जाता है बाद में। एक लास्ट पॉइंट है वो मिलेगा, ये सब नहीं मिलेगा, एक 6% ब्याज मिलेगा लोन के ऊपर। और ये लास्ट वाला पॉइंट मिलेगा कि अगर पार्टनर्स ने धंधे की बदले धंधे के लिए कोई रीजनेबल, मतलब वाजबी खर्च किया है, जैसे कि पार्टनर्स कहीं पे धंधा करने के लिए, मतलब धंधे को बढ़ाने के लिए उसने कुछ ट्रैवलिंग किया और थोड़ा खर्च हुआ, या
रीजनेबल होना चाहिए। वो फिर ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखे तो हम उसको नहीं दे सकते, मतलब बिजनेस उसको नहीं देगा। तो वहाँ पे अगर वो रीजनेबल पैसा मांगता है धंधे से, कंपनी मतलब हमारी फर्म से, तो फर्म उसको दे सकती है इंक्योर्ड बाय पार्टनर्स। अगर उसने खर्चा किया है, वो जो खर्चा जो किया है पार्टनर्स ने, लेकिन वो रीजनेबल है, तो हम उसको धंधा उसको दे सकती है। ट्रैवलिंग क्या खर्च हो सकता है, या फिर कोई छोटी मोटी खरीदी की है, मतलब सन्ड्री एक्सपेंस भी, मतलब छोटे मोटे खर्च भी हो सकते हैं, लेकिन वो रीजनेबल होने चाहिए। उसको लगता है कि भाई ये भाई ने मेरा थोड़ा सेल्स कर दिया है, तो उसको थोड़ा कमीशन दे दिया अपने हिसाब से, अपने दिमाग से, लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा वो जितना सेल्स किया उससे भी, मतलब उसमें जो प्रॉफिट हो उससे भी ज़्यादा उसको दे दे, तो रीजनेबल नहीं है, वो धंधे को नुकसान करने वाली बात है। ठीक है, तो ये हो गए 6 पॉइंट। ये 6 पॉइंट अगर आप याद रखोगे तो आपको इन फ्यूचर कभी भी पार्टनरशिप का काम करना है, वहाँ पे अकाउंटिंग में जाना है, तो आपको अपने पार्ट मतलब आप अगर अकाउंटेंट हो या और, तो आप अपने पार्ट मतलब जो मालिक है, पार्टनर्स जो है, उसको समझा सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये चीज़ें लिखनी जरूरी है। और अगर बिजनेस की बात करें, आप खुद अगर पार्टनर हो तो आपको भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए जिसमें ये 6 चीजें, मतलब ये सब चीजें लिखी होनी चाहिए। अगर नहीं लिखी है तो फिर उसकी इफेक्ट क्या होगी साल के बाद, वो भी आप समझ सकते हो, और वही चीज आपको एडजस्टमेंट में भी देखने को मिलेगी।